गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इतिहास पर बात कर रहे थे और इतिहास में दिल्ली सल्तनत को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा मध्यकालीन इतिहास हमने बेसिक से पढ़ा है। ठीक है। हमने पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा, फिर तुर्कों के आक्रमण पर बात कर रहे हैं और आज तुर्कों को ही पढ़ेंगे, जिसमें कि हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। ठीक है। और हम आप आज आपको बताएंगे कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने मंदिरों और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और अजमेर का संस्कृत विश्वविद्यालय, कैसे उसने नष्ट किया, इन सब पर हम लोग बात कर रहे होंगे आज। ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग। मध्यकालीन इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल दोस्तों 5 वंश रहे हैं। ठीक है। उनका क्रम क्या है, उनका अवरोही क्रम क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है, देखिए दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। वो वंश कौन से थे? गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, इससे पहले आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश हैं जिनमें हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वो 1296 से लेकर 1290 तक है। उसके बाद में 1290 से लेकर लगभग 1320 तक कार्यकाल खिलजी वंश का रहा है। 1320 से लेकर के 1414 तक कार्यकाल तुगलक वंश का रहा है। ठीक है। और सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा है। 1451 ईस्वी से लेकर कितना, 1526 तक आपका लोधी वंश रहा है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है। ठीक है। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इनको ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है। इस ट्रिक को भी आप लिख लीजिए। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश और एल फॉर लोधी वंश। ठीक है। तो इसको याद करना चाहो तो याद कर लेना। बाकी का यहाँ से जो क्वेश्चन अब पूछा गया है या फिर जो आयोग क्वेश्चन बना रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से कौन से बन रहे हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत का अवरोही क्रम क्या है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, या सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था। तो हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अवरोही क्रम क्या है शासकों का? ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों का अवरोही क्रम, शासकों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है। तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया है। तो आपको पता है वो वंश कौन सा है? तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। कितने साल किया है? तो आप देख लीजिए, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 तक है। ठीक है।
तो कितना, लगभग 94 वर्ष शासन किया है इन्होंने, ठीक है। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के शासकों का अवरोही क्रम चल रहा है। उसके बाद देखो कौन आता है, आप उसके बाद देखिए गुलाम वंश है, 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश है, गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस वंश को हम क्या कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 84 साल लगभग रहा है। कितने साल दोस्तों, 84 साल रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए लोधी वंश है, लोधी वंश, लोधी वंश, इनका जो टाइम पीरियड है वो 76 साल रहा है। कितने वर्ष, 76 वर्ष। उसके बाद क्या आता है आपका, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहा है, 36 वर्ष। और सबसे बाद में कौन है, खिलजी वंश। तो सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, खिलजी वंश। लगभग 30 सालों तक इन्होंने राज्य किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने टोटल लगभग 320 वर्षों तक राज्य किया। देखिए टोटल लगभग 320 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों, 320 वर्षों तक राज्य किया दिल्ली सल्तनत ने, ठीक है। 320 वर्षों तक राज्य किया, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। इतनी बात क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ छूट रहा है अपना, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से केवल इनका क्रम पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम क्या है, तो आपको पता है शासकों का क्रम क्या है, ये है। और शासकों का अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम भी पता है आपको, ठीक है। यहाँ से बस एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला वंश, करने वाला वंश। और यहाँ से क्या है, दिल्ली सल्तनत में डीएस, डीएस फॉर दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक, सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश, करने वाला वंश, वह वंश कौन सा है, तो आप बता दोगे खिलजी वंश है। कितने वर्ष शासन किया है, तो टोटल 30 वर्षों तक शासन किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग गुलाम वंश पर बात कर लेते हैं। गुलाम वंश, हेडिंग क्या रहेगी हमारी आज की, गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1206 से लेकर के 1290 तक इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे पहला गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब ही होता है क्या, चंद्रमा का स्वामी। मतलब क्या होता है ऐबक का, चंद्रमा का स्वामी। तो ये ऐबक था कौन, ये ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों, तो ये तुर्किस्तान का निवासी था। इसका शुरू से ही प्रयोग दास के रूप में किया गया था, दास के रूप में इसको लोगों ने यूज किया। इसके परिवार वालों ने, ये फारस का रहने वाला था, मध्य एशियाई फारस का रहने वाला था। तो इसके परिवार वालों ने इसको, फारस में एक बाजार लगती है नैसापुर की, नैसापुर की बाजार में इसको वहाँ बेच दिया। और वहाँ इसको एक काजी ने खरीद लिया, ठीक है। उस काजी का क्या नाम है, तो फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़। काजी कौन सा था वो, फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काजी इसको खरीद लेता है और इसकी बहुत देखभाल करता है। इसको धनुर्विद्या भी सिखाता है। और इसको क्या सिखाता है, धनुर्विद्या सिखाता है, घुड़सवारी सिखाता है, ठीक है। इन चीज़ों में बहुत निपुण कर देता है। और ऐबक का यूज करके वो गजनी में बेच देता है।
गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। गजनी में ऐबक को बेच देता है और इसको कौन खरीद लेता है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी खरीद लेता है। ठीक है। अब जब वो गौरी खरीदता है तो पूछता है भाई इसमें क्वालिटी क्या है। अरे कोई चीज़ अगर कोई खरीद रहा है तो वो पूछता है ना भाई क्वालिटी क्या है इसमें, तो जानता है कि इसको क्या आता है, घुड़सवारी अच्छी आती है, धनुर्विद्या अच्छी आती है। ठीक है। और और बहुत सारी चीज़ों में निपुण है, चौगान खेलने में बहुत निपुण है। तब इसको क्या करता है, मोहम्मद गौरी खरीद लेता है और मोहम्मद गौरी खरीद करके इसको अमीर ए आखुर का पद दे देता है। ठीक है। फारसी लैंग्वेज में अमीर ए आखुर का मतलब होता है घुड़साल का प्रधान सेनापति, घोड़ों का अध्यक्ष इसको बना देता है। ठीक है। और ये गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। क्योंकि ये तुर्क होता है, किस जाति का तुर्क है, तो ये मामलूक जाति का तुर्क है। मामलूक जाति का ये तुर्क है। ये कुरान को बड़ी सुरीली आवाज़ में पढ़ता है, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से जानता है। बहुत अधिक दानी है ये, इसको इसको क्या कहते हैं, हजरत आला की उपाधि दी गई है। हाथी दान देने के कारण इसको तील बख्श या हातिम सेकंड के नाम से जानते हैं। इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। ठीक है। इसने दिल्ली का जो पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। दिल्ली का जो पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, उसको अपना मुख्यालय बनाया। जो आज लगभग इंद्रप्रस्थ का जो एरिया है वो आज प्रगति, वर्तमान में प्रगति मैदान का क्षेत्र लगता है। पुरानी दिल्ली उसी को कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। ठीक है। उसका नाम था, जो आज वर्तमान में क्या है, प्रगति मैदान है। वो मेट्रो स्टेशन भी है प्रगति मैदान, उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था, इसका एक कथन था लोगों के द्वारा कि हमारे यहाँ अमीर और गरीब एक समान है, मतलब किसी में एक भी भेदभाव नहीं था, किसी में भी कुछ भेदभाव नहीं था। तो इसका कथन क्या था कि हमारे यहाँ भेड़ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ठीक है। अब देखिए दिल्ली में इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। तो पहले वहाँ था क्या, तो पहले वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था। मंदिर को तोड़वाया किसने, तो इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने मंदिर को तोड़वाया। और मंदिर को तोड़वाने के बाद वहाँ बनवा क्या दिया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवा दी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मस्जिद बनवाता गया और जो बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था वो मंदिरों, विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, जितने भी विद्यालय और मंदिर थे उनको तोड़वाता गया, उत्तर भारत के मोस्टली। और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक मस्जिदों का निर्माण करता गया। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्माण किसने करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है। उसका निर्माण भी किसने करवाया था, तो उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन उससे पहले वहाँ था क्या, तो उससे पहले वहाँ पर संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान वंश के राजा विग्रह देव बिसल देव चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है। तो उसको तोड़वाया किसने, तो उसको भी इसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया। ठीक है। ये जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है वो भारत की सबसे पहली मस्जिद है जो तुर्कों के द्वारा बनवाई गई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, वो तो तुर्कों के द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन भारत की सबसे पहली मस्जिद चेरामन मस्जिद है जो 746 ईस्वी में बनाई गई थी, जिसका जो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में वो केरल में, केरल राज्य में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो देख लीजिए कि मंदिरों को कौन तोड़वाता गया, बख्तियार खिलजी। और मस्जिदों का निर्माण कौन करता गया, तो आपको पता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो जो बख्तियार खिलजी था उसने क्या क्या तोड़वाया, तो दिल्ली का विष्णु मंदिर उसने तोड़वा दिया। ठीक है। संस्कृत जो विद्यालय था अजमेर वाला वो उसने तोड़वाया। और नालंदा विश्वविद्यालय जो शुक्रादित्य, जिनको कुमारदित्य के नाम से जानते हैं ना, उसने जो निर्माण किया था नालंदा विश्वविद्यालय का, वो भी किसने तोड़वाया, तो वो भी बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया। ठीक है। और वहाँ क्या बनवाई गई, वहाँ पर मस्जिद या फिर गुम्मद बनवाई गई। ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं। और क्या था कि इसके एक काकी थे, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, बख्तियार काकी की याद में इसने क्या करा, कुतुब मीनार की नींव डाली। ये जो कुतुब मीनार है इसका
क्या मतलब है कि ये 5 मंजिल बनने वाली थी। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाल दी, मतलब कुतुब मीनार का जन्मदाता भारत में किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि जो नींव डालेगा वही जन्मदाता है उसका। ठीक है, इसको पूर्ण कौन करवाता है, तो इसको पूर्ण इसके बाद में इसका जो गुलाम है इल्तुतमिश, वो इसको पूर्ण करवाता है। ठीक है दोस्तों, और उसको अंतिम रूप से पूर्ण कौन करवाता है, तो तुगलक वंश में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, वो उसको पूर्ण करवाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसमें मरम्मत कराने का हाथ सिकंदर लोदी का भी था। मरम्मत कराने का हाथ दोस्तों इसमें सिकंदर लोदी का भी था। ठीक है, तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग है हमारी गुलाम वंश। आज की हेडिंग हमारी क्या है, गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या है। ठीक है, हमने आपको इसके बारे में कहानी बता दी, बस हमें इतना ही इसके बारे में बताना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक कौन है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेकर के दोस्तों 1210 तक, 1206 से लेकर के 1210 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये निवासी कहाँ का था, सब बात पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये निवासी कहाँ का था, तुर्किस्तान। कहाँ का रहने वाला था ये, तो ये तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्किस्तान का रहने वाला था, रहने वाला था। प्रारंभ से ही, प्रारंभ से ही दासों के रूप में प्रयोग किया गया, सारा कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, प्रारंभ से ही दासों के रूप में प्रयोग किया गया इसका। ठीक है, प्रारंभ से ही दासों के रूप में इसका प्रयोग किया गया, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और क्या, इसके परिवार वालों ने इसको नैसापुर की बाजार, नैसापुर कहाँ पड़ता है, फारस में, नैसापुर की बाजार में बेचा, नैसापुर की बाजार में इसको बेच दिया। और वहां इसको काजी फकरुद्दीन, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा। ठीक है, देखिए फकरुद्दीन अब्दुल अजीज ने इसको क्या करा, धनुर्विद्या सिखाई, धनुर्विद्या, घुड़सवार, और इसकी अच्छे से देखभाल भी की। हम्म, उसके बाद क्या हुआ, जब इसका अच्छे से यूज कर लिया अब्दुल अजीज काकी ने, तो इसको गजनी की बाजार में, मतलब गजनी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ठीक है, गजनी में बेचा। अब यहाँ से इसको खरीदा किसने, यहाँ से इसको किसने खरीदा, ऐबक को किसने खरीदा, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। ठीक है, किसने, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा, और ऐबक को खरीद करके अमीर आखुर का पद दे दिया। ठीक है, किसका पद दे दिया, अमीर ए आखुर,
अमीर ए आखुर का मतलब होता है घोड़ों का अध्यक्ष। घोड़ों का अध्यक्ष, ठीक है। अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है? घोड़ों का अध्यक्ष। और इसके बाद क्या होता है देखिए, अब ये पूरी तरह से क्या गुलाम बन चुका है, किसका? मोहम्मद गौरी का। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तो ये क्या करेगा? गुलाम वंश की स्थापना करेगा। कौन? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम लिख लेने हैं वरना मिक्स ना हो जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक। कब की इसने स्थापना इसकी, गुलाम वंश की? तो 1206 में की। मामलूक जाति का तुर्क था। मामलूक जाति का तुर्क था। मामलूक जाति का तुर्क था। इसकी राजधानी लाहौर में थी। राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर में थी। इसको हजरत आला के नाम से जानते हैं। उपाधि कौन कौन सी इसकी देखिए, उपाधियां देखो इसकी कौन कौन सी हैं। उपाधियां देख लेते हैं इसको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हैं। हजरत ए आला। हजरत ए आला इसको क्यों कहते हैं? अधिक दान देने के कारण। अधिक दान देने के कारण। अधिक दान देने के कारण इसको हजरत आला कहा जाता है। दूसरा, इसको कुरान खां के नाम से जानते हैं। कुरान खां, क्योंकि कुरान को सुरीली आवाज में पढ़ता था। कुरान को सुरीली आवाज में पढ़ता था, ठीक है। और इसको क्या क्या कहते हैं? इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से जानते हैं, लाखों का दान देने के कारण। लाखों का दान करने के कारण। लाखों का दान करने के कारण इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और इसको पील बख्श, पील बख्श या हातिम सेकंड के नाम से जानते हैं। हातिम द्वितीय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हाथियों का दान करता था। हाथियों का दान करने वाला, ठीक है। हाथियों का दान करने वाला, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां। और इसको एक उपाधि और प्राप्त है, सिपहे सालार की उपाधि प्राप्त है। कौन सी उपाधि प्राप्त है दोस्तों इसको? सिपहे सालार। सिपहे सालार का मतलब होता है सैन्य व्यवस्था को देखने वाला। सैन्य व्यवस्था को संभालने या देखने वाला, ठीक है। सैन्य व्यवस्था को संभालने या देखने वाला। तो इतनी इतनी सारी इसकी उपाधियां हैं, ठीक है। उपाधियों के बारे में हमने पढ़ लिया। गुलाम वंश की स्थापना इसने की, राजधानी लाहौर को बनाया, और इसने क्या इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। क्यों दोस्तों? हाँ या ना? ठीक है। इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया। ये जो इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली का पुराना नाम है। जी हाँ, दिल्ली का पुराना नाम।
दिल्ली का पुराना नाम है। अगर आज वर्तमान स्थिति देखी जाए इंद्रप्रस्थ की, तो ये वर्तमान में प्रगति मैदान का क्षेत्र लगता है, दिल्ली में ही तो है प्रगति मैदान। क्लियर है? ठीक है। ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक, ऐबक का अर्थ क्या है? तो ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। इतनी सारी बातें क्लियर हैं? इतनी सारी बातें क्लियर हैं? तो यस सर बोलो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कथन के बारे में इसकी कही थी कि इसका कथन बचे कौन सा है। तो इसका कथन कौन सा है? कथन एक बार हम इसका देख लेते हैं। कथन है इसका कि हमारे यहाँ भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी नहीं, हमारे यहाँ शेर और बकरी, भेड़ बकरी नहीं होगा, शेर बकरी, हमारे यहाँ शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, एक घाट पानी पीते हैं। ये कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है? तो आप बता दोगे कि ये कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कहा गया है कि हमारे यहाँ तो भाई भेड़ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो सबसे पहले उत्तर भारत में जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, जिसने किन लोगों को वंचित रखा? तो उसमें ब्राह्मण नहीं थे, वृद्ध नहीं थे, महिलाएं नहीं थी, मतलब लड़कियां उसी में आ गई, महिलाएं नहीं थी, और बच्चे भी नहीं थे, और जो दिव्यांग या अपंग थे वो भी उसमें नहीं थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अगला तुर्क था मोहम्मद बिन कासिम के बाद। अरब, वो तो अरब था, ये तुर्क था। तो तुर्कों में सबसे पहले पूरे भारत में जजिया कर किसने लगाया? वो तो अरब था। अरब आक्रमण सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने करा, ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया है इसको। ठीक है, अब उसने क्या करा कि उत्तर भारत में जजिया कर को लगाया था, संपूर्ण भारत में जजिया कर नहीं लगाया था। तो पूरे संपूर्ण भारत में जजिया कर किसने लगाया, क्वेश्चन आया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरे भारत में इसने जजिया कर लगाया। ठीक है, पूरे भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी कौन है? पूरे भारत पर जजिया कर लगाया। आप जजिया के बारे में तो जानती होगी, जजिया एक ऐसा कर है जो केवल और केवल हिंदुओं पर लगेगा, मुसलमानों पर नहीं लगेगा। बस इतना समझो कि जजिया कर क्या होता है, ये कैसा कर है? तो ये गैर मुस्लिम कर है। कैसा कर है? गैर मुस्लिम कर है, गैर मुस्लिम कर। कौन सा कर? जजिया कर गैर मुस्लिम कर है। ठीक है, अब देखिए इसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, इससे पहले यहाँ क्या था? तो पहले यहाँ क्या था वो देख लेते हैं। पहले यहाँ विष्णु मंदिर था। क्या था? विष्णु मंदिर था, जिसको नष्ट किसने करवाया था? तो ऐबक का सेनापति, ऐसे लिखना है, ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट कराया। ठीक है, पहले यहाँ क्या था? विष्णु मंदिर था,
जिसको ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से नष्ट करा दिया। ठीक है, अब हम दिल्ली के बाद में अजमेर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अजमेर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अजमेर में 2.5 दिन झोंपड़ा, 2.5 दिन झोंपड़ा, ये क्या है? मस्जिद है। 2.5 दिन झोंपड़ा, मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा। ठीक है, इस 2.5 दिन झोंपड़ा से पहले यहाँ क्या था, तो वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था। क्या था? पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, जिसको जिसका निर्माण किसने किया? संस्कृत विद्यालय का पूछा गया है, निर्माण किसने किया? तो एक चौहान वंश के राजा थे, विग्रह बिसल देव चतुर्थ। क्या नाम था उनका? विग्रह बिसल देव चतुर्थ। ठीक है, विग्रह बिसल देव चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। और इस विद्यालय को नष्ट किसने किया? तो वो नाम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका जो नष्ट किया वो व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति वो कोई और नहीं, कौन है? बख्तियार खिलजी ही है। कौन है? बख्तियार खिलजी ही है। ठीक है, आगे चलकर देखिए और क्या क्या होता है। बख्तियार खिलजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसने क्या क्या नष्ट करवाया है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या क्या नष्ट करवाया है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, दिल्ली का विष्णु मंदिर बिल्कुल अलग है इससे ही। ठीक है, दिल्ली का विष्णु मंदिर, अजमेर का संस्कृत विद्यालय, अजमेर का संस्कृत विद्यालय, और क्या? तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और क्या दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अजमेर का संस्कृत विद्यालय, दिल्ली का विष्णु मंदिर, सबको तुड़वाने वाला कौन है? तो वो एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्या नाम है इसका? बख्तियार खिलजी। तो इन सबको किसने तुड़वाया है? तो सेनापति बख्तियार खिलजी, सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया, नष्ट करवाया। ठीक है, इतना सारा डेटा क्लियर है तो इसको लिख लो एक बार, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सूफी संत बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, सूफी संत
बख्तियार काकी, इसके काकी थे सूफी संत बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में क्या करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार की नींव डाली या निर्माण करवाया, बात एक ही है। ठीक है, नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली। क्योंकि जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिल बनने वाली थी। कितने मंजिल? 5 मंजिल बनने वाली थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी नींव किसने डाली, या भारत में कुतुब मीनार का जन्मदाता कौन है? तो आप बता दोगे कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो इसका गुलाम है जिसका नाम है इल्तुतमिश, उसने इसको पूर्ण करवाया। ठीक है। अब हुआ क्या कि 5 मंजिल तो बन गई, हुआ क्या कि आंधी तूफान आने के कारण वो गिर गया 5वीं मंजिल। और इसको दोबारा से बनवाने वाला कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। तभी तो कहते हैं कि अंतिम रूप से कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने वाला, पूरा करवाने वाला कौन था? इसका ही गुलाम था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। और कुतुब मीनार को अंतिम रूप से पूर्ण किसने करवाया? अंतिम रूप से पूर्ण किसने करवाया? तो आप बता दोगे उसका क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। वो व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह तुगलक हैं। ठीक है। कुतुब मीनार को मरम्मत करवाने का हाथ एक और शासक माना जाता है जिसका नाम है सिकंदर लोदी। ठीक है। कुतुब मीनार में और किस व्यक्ति का हाथ है? तो कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? मरम्मत में, जैसे मरम्मत में तो पूरी तरह से देखो फिरोज शाह तुगलक का ही हाथ है। ठीक है। लेकिन मरम्मत में सिकंदर लोदी का भी हाथ था। सिकंदर लोदी का भी हाथ था। किसकी मरम्मत करवाने में दोस्तों? तो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाने में सिकंदर लोदी का भी हाथ था। देखो कितने शासक आ गए इसमें। कुतुब मीनार के बारे में कितने शासक हैं? तो आपको पता है पहला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद में इल्तुतमिश है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक है। और उसके बाद में कौन है? लोधी वंश का जो दूसरा शासक है, जो सबसे महान प्रतापी शासक है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जो कि आगे चलकर क्या करेगा? 1504 में आगरा की स्थापना करेगा और उसको 2 साल बाद उसको राजधानी बना देगा 1506 में। ठीक है। तो ये सबसे प्रतापी राजा है लोधी वंश का। कौन? जिसका नाम है सिकंदर। ठीक है। तो हमने कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखो इसके बारे में क्या है कि इसके बारे में बस अब इसकी मृत्यु बची होगी। तो देखिए चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है। तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। और कैसे होती है? पोलो खेलते समय। पोलो जिसको चौगान कहा जाता है, पोलो या चौगान खेलते समय।
पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। हम्म घोड़े से गिरकर इसकी हो जाती है मृत्यु दोस्तों। ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, लाहौर, तो मकबरा भी कहाँ होगा इसका, लाहौर में होगा। ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, मकबरा भी कहाँ है इसका, लाहौर में है। ठीक है। और आगे चलकर इसका जो गुलाम होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक वो कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। और ये इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदेगा, तो जब ये गुजरात पर आक्रमण कर रहा होता है तब इसने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो गुजरात अभियान के दौरान इसने इल्तुतमिश को खरीदा। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे मोस्टली मैंने आपको करा दिए, जितने भी पूछे जाएंगे। और अगर वैसे इतना डीप है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही ये किताब पूरी लिखी हुई है तो कहाँ तक इसके बारे में पढ़ाया जाए। ठीक है। तो जितने भी सम्स बन रहे हैं ना हमारे एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वर्तमान में और भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो जीएस में जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक से जितने मैंने करा दिए वो आपको सफिशियंट हैं। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा दिया। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है जिसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय हिंद दोस्तों।